नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। सबसे पहले बता दें आपको क्या खास लाए हैं आज हम शो में आपके लिए। एमआरएफ पर होगी नजर। ऐसा लगता है कि शेयर धीरे धीरे 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है। क्या होंगे ट्रिगर्स बताएंगे आपको। साथ ही साथ फेड की दरों में भी फोकस रहेगा, क्योंकि आज से 2 दिन की बैठक शुरू होने वाली है। कितनी बढ़ सकती हैं, क्या ट्रिगर्स होंगे, हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे। बाजार के लिए इसका क्या मतलब है, और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज को भी शो में करेंगे शामिल। आज बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी दिन हमने देखा जोरदार तेजी के साथ कारोबार हुआ। निफ्टी करीब 200 पॉइंट चढ़कर 17,800 के पार बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 550 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखी गई। बैंक निफ्टी में भी 564 अंक की तेजी रही। बैंक, फार्मा, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा जोश था। आज दिन भर किस तरह की और हलचल रही, बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज अगर आप निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं तो आज आपने 17,900 पे देखा और लास्ट में आते आते 17,800 पे देखा। आज मार्केट ने गैप के साथ ओपनिंग की थी और इस गैप की ओपनिंग के बाद हमने 17,700 और 800 और वापस 900 भी आए। यानी कुल मिला के आज मार्केट का दिन वॉलेटाइल था। सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फर्स्ट हाफ पूरी तरह से ताबड़तोड़ तेजी का मार्केट का रहा। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं, करीब 1300-1400 शेयरों के साथ ही आपने एडवांसेस किया था, उतने ही शेयर आपको एडवांसेस में आज भी दिख रहे होंगे क्लोजिंग में। तो कुल मिला के मार्केट के आज की क्लोजिंग दिन भर की अच्छी रही है, करीब 200 पॉइंट निफ्टी बढ़कर। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो करीब 550 पॉइंट की मजबूती यहाँ पर भी आपको बनती हुई दिखी है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको स्टॉक्स बताऊंगा कि मार्केट के अंदर आज फ्लेवर किस चीज़ का था। पहले आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। अगर आज आप निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो अपोलो टायर, सिप्ला, फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल का आज का जो कॉम्बो था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। आज ज़्यादातर फार्मा कंपनीज और हॉस्पिटल बेस्ड कंपनीज काफ़ी अच्छे से चलती हुई दिख रही थी। सन फार्मा भी उसी कड़ी में आता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आइशर मोटर ऑटो में से लीड कर रहा था। ऑटो इंडेक्स भी आज चला है, लेकिन उसमें से सिलेक्टिव ऑटो बाइंग हुई है, तो आइशर मोटर की आज बढ़त जो है 3-3.5% की थी। आते हैं निफ्टी के लूजर्स पे। आज एफएमसीजी स्पेस फिर से थोड़ा पीछे हटा हुआ था। नेस्ले इंडिया उसको लीड कर रहा था। ये सबसे ज़्यादा तेजी से टूटने वाला शेयर बना, निफ्टी का टॉप लूजर था। ग्रासिम और श्री सीमेंट के अंदर भी हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन एसीसी अंबुजा जो कि अडानी की ग्रुप में जा चुके हैं, वहाँ पे किसी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं। वहाँ पे बैक टू बैक तेजी आपको दिख रही होगी। आते हैं साल का हाई आज किन शेयर्स ने लगाया। अगर आप देखेंगे तो सिप्ला ने आज साल का हाई लगा दिया। आइशर मोटर का आज का 52 वीक हाई लगा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक आज काफ़ी अच्छा चला, इसने आज साल का हाई टेस्ट किया। साथ ही भारतीय एयरटेल भी 52 वीक हाई पे आज टेस्ट करने में कामयाब हुआ है। इस शेयर्स की परसेंटेज में भी गेन अच्छा है और कन्विक्शन में भी शेयर काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हुआ। इसके इंडाइसेस में आज अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक बढ़त थी। उसकी अगर आप शेयर्स चेक करेंगे तो आप रेणुका शुगर्स के अंदर लास्ट में ज़्यादातर शुगर कंपनीज तेज थी, रेणुका टॉप लीडर बना और इसने अच्छी खासी बढ़त दिखाई है। इसके अलावा जुबिलेंट फार्मा और एडवांस एंजाइम्स के अंदर भी आज मिड कैप कैटेगरी के अंदर काफ़ी ज़ोरदार एक बाइंग हमको आती हुई दिखी है और ये शेयर बाकायदा डेज हाई पे भी बंद होने में कामयाब हुए हैं। मेट्रो ब्रांड्स के अंदर ताबड़तोड़ 2 दिन से तेज़ी चल रही है और आज भी अच्छी खासी क्लोजिंग के साथ ये निफ्टी मिड कैप्स कैटेगरी का टॉप गेनर बन गया। आ जाते हैं लूजर्स पे। तो आज त्रिवेणी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कल ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला शेयर था, आज मिड कैप कैटेगरी में सबसे तेजी से गिरने वाला शेयर बना, क्योंकि इसके अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसके अलावा कैनफिन होम्स पे आपको खबर आज पता ही है, उनके सीईओ ने इस्तीफा दिया तो गैप डाउन हुआ, लेकिन फिर भी ये 3-3.5% की ही गिरावट को सिर्फ दिखा पाया। ग्रेनल्स इंडिया के अंदर भी आज हमको गिरावट बनती हुई दिखी है। ये शेयर के अंदर भी टिपिकली आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही होगी। अब आते हैं लास्ट में चलते चलते साल का हाई मिड कैप श्रेणी में से किसने लगाया। वो था सीजी पावर, वो था सोलार इंडस्ट्रीज। इन दोनों ने आज का साल का हाई लगाया। साथ ही टीवीएस मोटर भी ऐसी कैटेगरी में आ गया जिसने आज इस साल का हाई भी टेस्ट किया है। तो कुल मिला के आज मार्केट के लिए दिन काफ़ी बेहतर था। गैप अप होने के बाद उसके बाद भी बाजार ने जो बढ़त दिखाई, उसने अपने ग्लोबल मार्केट से डीकपल होने का फिर से एक और एग्जाम्पल दिया है। बिल्कुल जोरदार तेजी पिछले 2 दिनों में और आज का ट्रेडिंग सेशन भी काफी शानदार ही रहा। क्या ये तेजी कल भी जारी रहेगी? 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आशीष माहेश्वरी और मंदार जामसांदेकर। उनसे पूछते हैं ये सवाल। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मंदार, क्या लगता है, काफी अच्छी रैली हमने आज के सेशन में देखी। धीरे धीरे एक बार फिर 18,000 का लेवल जल्दी ही देखने को मिलेगा निफ्टी में? सौमित्र, गुड इवनिंग। देखिए, बेसिकली हम फिलहाल एक कंसोलिडेशन में से गुजर रहे हैं। तो पिछले 1 महीने से अगर देखो आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड में है। 17,400 और ऊपर में 18,000 इस तरीके का एक रफ रेंज बना हुआ है।
और तो कंसोलिडेशन में जब ट्रेड करते हैं तो इस तरीके का ट्रेड हमें ज़रूर देखने को मिलता है। एक दिन बुलिश होगा, एक दिन बेरिश होगा, तो उस पे बड़ा व्यू एज़ सच नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है क्या 18,000 18,100 का स्तर हमें देखने को मिल सकता है? तो हाँ, क्वाइट पॉसिबल है कि वो लेवल्स छू सकते हैं निफ्टी, क्योंकि वो एक हायर एंड ऑफ द रेंज है फिलहाल। तो 18,000 18,100 इस तरीके का रेजिस्टेंस है। लेकिन आज जैसे आपने देखा कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर में टिक नहीं पाया, तो उसी तरीके का एक ट्रेड है कि ऊपर की लेवल्स पे फिलहाल बाजार में फ्रेश बाइंग जो आना चाहिए, सस्टेन्ड बाइंग जो आना चाहिए, जो बाजार को ऊपर रख पाए, वो फिलहाल मिसिंग है। और जो इंटरेस्ट है वो इंडेक्स के बाहर वाले स्टॉक्स में है। इसलिए बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि जो व्यू है वो इंडेक्स पे नहीं होना चाहिए, स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू रखना बहुत ज़रूरी है फिलहाल, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बन रही है और इंडेक्स में जो व्यू है वो फिलहाल एक चॉपी व्यू है और रेंज बाउंड व्यू है। इसलिए स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू रखें एटलीस्ट अगले 2-3 दिन, उसके बाद शायद कुछ ट्रेंड चेंज हो सकता है। करेक्ट, 2-3 दिन यहाँ पर चॉपी ट्रेड की उम्मीद है, दायरे में बाजार दिखाई दे रहा है। आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बेहतर आपको रिटर्न मिलने की उम्मीद है। एक फैक्टर जिसका इंपैक्ट हमारे और ग्लोबल बाजारों पर पड़ेगा वो है अमेरिकी सेंट्रल बैंक की जो बैठक है 2 दिनों की, उसका वो आज से शुरू हो रही है। कल शाम तक ब्याज दरों पर फैसला आ सकता है। इस बैठक से क्या उम्मीदें हैं और भारत के साथ ग्लोबल इकोनॉमी पर कितना इंपैक्ट होगा इसका, मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो बताएंगे। विश्वमोहन, बताइए क्या उम्मीद है इस बार की बैठक से? देखिए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ भारत की भी काफ़ी नज़र है फेड की बैठक पर, और आज से शुरू हो रही 2 दिनों की ये बैठक। और बाजार यही अनुमान लगा के चल रहा है कि 3 यानी 0.75% ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। और ये लगातार तीसरी बार होगा जब 0.75% की बढ़ोतरी फेड की तरफ से किया जाएगा। इससे पहले जून और जुलाई की बैठक में भी 0.75% की बढ़ोतरी हो चुकी है। और पूरे साल की बात करें तो 2.25% तक की बढ़ोतरी इस बार हो चुकी है। और ये जो ब्याज दरों का जो दायरा है वो 2.25 से 2.5% हो चुका है। हालांकि बाजार के कुछ तबके, कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको लगता है कि कहीं इस बार जिस तरह से अगस्त महीने के महंगाई के आंकड़े आए थे और 8.3% रहे थे जो अनुमान से ज़्यादा थे, ऐसे में लग रहा कि हो सकता है कि 1% भी ब्याज दरें बढ़ाई जाए, तो ये एक चिंता की बात होगी और बाजार पर उसका ज़्यादा असर होगा। और सबसे ज़्यादा यूएस फेड का फोकस फिलहाल महंगाई कम करने पर ही है। और महंगाई उनका लक्ष्य है कि कैसे उनके जो एक लिमिट है उस सेट लिमिट के भीतर आए, और वो जो 2% का टारगेट लेकर चलते हैं। और यही वजह है कि वो महंगाई कम करने पे फोकस करेंगे और ब्याज दरें बढ़ाएंगे। और इकोनॉमिक आंकड़े की बात करें, चाहे वो बेरोजगारी दावे में लगातार कमी आई है, उसके बाद बाकी इकोनॉमिक फ्रंट पर उस तरह की दिक्कतें अभी नहीं नज़र आ रही है, तो ये तमाम फैक्टर ऐसे जो सपोर्ट कर रहे हैं कि ब्याज दरें फेड बढ़ा सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात इस फेड की बैठक से ये होगा कि वो आगे को लेकर किस तरह का गाइडेंस और कमेंट्री देते हैं, चाहे वो ग्रोथ को लेकर हो या फिर ब्याज दरें कब तक बढ़ाई जाएंगी और कब से रोल बैक का स्टार्ट होगा। तो ये इस कमेंट्री पर सबसे ज़्यादा बाजार ध्यान रखेगा। उसके बाद उस हिसाब से बाजार वहाँ से डिसाइसिव मूव लेगा। तो एक अहम बैठक है फेड की, जो कल इस पर डिसीजन आ जाएगा। बिल्कुल अहम बैठक है और उसी पर नजर रहेगी। आशीष, जब पिछली बार यूएस के महंगाई के आंकड़े आए थे तो शायद आप ही से चर्चा हो रही थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि ब्याज दरें कितनी बढ़ेंगी। आप और हम चर्चा ये कर रहे थे कि अगर 1% बढ़ी तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा। आज हम जो सुन रहे हैं, आज की तारीख का बैठक शुरू हो रही है आज, कि ज़्यादातर लोग अब भी करीब 0.75 बेसिस पॉइंट परसेंटेज की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है कि 1% ब्याज दरें बढ़े ये उम्मीद कर रहा है। अगर 1% ब्याज दरें बढ़ी तो क्या बाजार क्रैश होंगे, ये मन में सवाल आता है। आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आपको देखने को मिलेगी यदि 1% की दर बढ़ाते हैं वो, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 0.75 को फैक्टर इन कर लिया है। दूसरी बात ये है कि अब थोड़ा सा मार्केट प्रेजेंट इस बात पे भी हो रहा है कि इन 3 रेट हाइक को करने के बाद में शायद चौथा जो रेट हाइक इतना हॉकिश नहीं हो और ना व्यू इतना हॉकिश हो, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे शायद आपका जो उनका 8.3 आया वहां से कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि आपने इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो कंजम्पशन कम होना ही होना है। इसका कोई आपके पास में ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको इकोनॉमी को एक बार रिसेशन में लाना पड़ेगा या स्लो डाउन करना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बट आज भी आपको मालूम है कि 2 दिन की एफओएमसी मीटिंग शुरू हो गई है। इसके साथ में 13 और सेंट्रल बैंक की मीटिंग भी इसी वीक में है।
तो सभी तरफ हॉकिश व्यू है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि ग्लोबली जो कमोडिटी के दामों में इतना इजाफा हुआ है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ फैक्टर इन हो चुका है और फेड का इवेंट का जो आउटकम आएगा वो एक दिन का उसका इफेक्ट रहेगा और उसके बाद से बाजारों में हम दोबारा से तेजी या जो उनका नेचुरल डायरेक्शन है वही ज्यादा देखेंगे क्योंकि एफआईज ने भी कोई बड़ी सेलिंग इन सब इवेंट्स मैक्रो इवेंट्स के बाद भी नहीं किया। इनफैक्ट आज भी बाइंग के आंकड़े ही उनकी तरफ से आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा घबराहट है और रिटेल निवेशक किसी भी लेवल पे कोई पैनिक देखने को कर नहीं रहे हैं इंडियन मार्केट्स में भी। तो ये मेरा व्यू है। करेक्ट। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ी भी 1% की जो उम्मीद लगाई जा रही है, अगर ऐसा हुआ भी तो बाजार पर इंपैक्ट पड़ेगा, पर वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा। उसके बाद बाजार अपना डायरेक्शन खुद ढूंढ लेगा और जैसा पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है। चलिए, अच्छी बात है, देखते हैं कल शाम तक वो नतीजा आ जाएगा, कल पता लग जाएगा कितनी ब्याज दरें बढ़ी हैं, उसके बाद देखते हैं बाजार क्या रुख लेता है। चलिए, लेकिन हम स्टॉक्स की बात करते हैं। अब एक खबर आपको स्टॉक्स रिलेटेड बताते हैं। स्टील एक्सपोर्ट जो है, इस पे ड्यूटी कट से घरेलू कंपनियों को फायदा मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि स्टील के एक्सपोर्ट में जो ड्यूटी है उसको कम किया जा सके। आज स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा है। साथ ही मेड इन इंडिया स्टील ब्रांड तैयार करने के लिए भी यहां पर प्रोत्साहन दिए जाने की बात कही गई है। ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित जो है वो इस खबर की पूरी डिटेल दे रहे हैं। बताइए समीर। स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई अहम खबर। सरकार स्टील सेक्टर के एक्सपोर्ट पे जो मौजूदा एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसमें कटौती को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। स्टील मंत्रालय अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहा है और स्टील मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस दिशा में पहले ही 2 दौर की बातचीत वित्त मंत्रालय के साथ हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के साथ में उनकी बातचीत एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती को लेकर के हुई है और संभवतः अगली बैठक या तीसरे दौर की बैठक बहुत जल्द होने जा रही है। एजेंडा उस बैठक का यही रहेगा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी में कुछ राहत या कटौती की जाए जिससे कि घरेलू प्लेयर्स को फायदा पहुंचाया जाए। साथ ही साथ ये स्टील एक्सपोर्ट में भी जबरदस्त तरीके से फायदा पहुंचाएगा। तो स्टील के एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर के सरकार या यूं कहें कि स्टील मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है वित्त मंत्रालय को मनाने की और उसके जो तमाम सकारात्मक पहलू हो सकते हैं उसको लेकर के वित्त मंत्रालय से अपनी बात रख रहा है। तो तीसरी बैठक बहुत जल्द हो सकती है। इसके अलावा स्टील मंत्रालय की कोशिश ये भी है कि मेड इन इंडिया स्टील का भी एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो, इसको बनाया जा सके, यानी कि भारत में बने स्टील की वो भारत जो बनेगा उसको दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाए। तो मेड इन इंडिया स्टील ब्रांड को लेकर के भी स्टील मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। इस दिशा में एडवाइजरी ग्रुप जो बनाया गया है उसकी बैठकें हो चुकी हैं और मंत्री के मुताबिक बहुत जल्द इस दिशा में एक सब कमेटी का गठन किया जाएगा। ये सब कमेटी तमाम स्टेक होल्डर के साथ में, चाहे वो सेकेंडरी स्टील से जुड़े हुए प्लेयर्स हों या फिर अन्य जो स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ में बातचीत करके ये सब कमेटी एक रिपोर्ट सौंपेगी मंत्रालय को। उसके बाद वो डिटेल रिपोर्ट को आगे लेकर के जाया जाएगा ताकि बहुत जल्द देश में एक मेड इन इंडिया स्टील ब्रांड कायम किया जा सके। बिल्कुल आशीष, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती होती है कितना फायदा आप देख रहे हैं? आज हमने देखा स्टील कंपनियां, टाटा स्टील, सेल, इन सब में अच्छी तेजी थी 2 से 2.5% तक की। देखिए, जब ये ड्यूटी बढ़ाई गई थी 15% से 45%, उसके बाद से हमने देखा कि स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस था बिल्कुल खत्म हो गया था स्टील सेक्टर का। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत कुछ जो रेवेन्यू स्टील कंपनीज कर रहे थे या जो उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट आ रहे थे वो एक्सपोर्ट्स मार्केट से आ रहे थे क्योंकि रशिया यूक्रेन से सप्लाई हो नहीं रहा है। चाइना में भी अपनी अलग सेट ऑफ जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिया ही एकमात्र कंट्री था जो स्टील एक्सपोर्ट में अच्छा कर रहा था। तो मेरा बिल्कुल मानना रहेगा कि यदि 45% से कुछ मॉडरेशन होता है तो दोबारा से स्टील एक्सपोर्ट शुरू होगा। जैसे हमने क्रूड के प्राइसेस में भी, क्रूड में भी देखा कि वहां पर भी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्स लग रहे थे वो मॉडरेट हुए हैं मंथ ओवर मंथ। तो स्टील में क्यों नहीं होना चाहिए? तो मेरा सलाह रहेगी कि बिल्कुल ये राउंड द कॉर्नर है कट और बिल्कुल आएगा। और इस एक्सपेक्टेशन में आपको जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, ये 2 स्टॉक में बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, इन दोनों में बाइंग की नजर रखनी है। मंदार, स्टील स्पेस में आपको क्या पसंद आ रहा है फिलहाल? मंदार, अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
अमित जी देखिए, मोमेंटम के व्यू से अगर किसी को स्टील सेक्टर को देखना हो तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ये दोनों बढ़िया स्टॉक्स हैं। टाटा स्टील के केस में अगर देखते हैं तो फिलहाल तो एक रेंज बाउंड ट्रेड से गुजर रहा है, लेकिन अगर ये न्यूज़ जो है ये अगर पॉजिटिव होती है तो हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में 103 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 110 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 110 ऊपर अगर ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है 120 से लेके 125 तक की मूव इसमें देखने को मिल सकती है। और दूसरा जो मैंने कहा कि जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी स्टॉक एक अच्छा खासा अंडरकरेंट दिखा रहा है। इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 701 702 के लेवल्स पे, वो ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक 760 से 780 वाला मूव दिखा सकता है। और एक स्टॉक जो है मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के तौर से देखना चाहिए, वो है वेल्सपन कॉर्प। ये हाल ही में एक तगड़ा रेजिस्टेंस जो बना था 240 के आसपास, ये ब्रेक करके ऊपर चला है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि सारे स्टील स्टॉक्स में ये स्टॉक सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो इसमें एक बाय बनेगा, इसमें स्टॉप लॉस होगा 240 का, और ऊपर में इसमें टारगेट 1 से 2 साल का अगर व्यू बना के रखते हैं तो इसमें ऊपर में 480 से 500 रुपए तक का टारगेट बन सकता है। बिल्कुल, इनफैक्ट आज सुबह ही हमने वेल्सपन कॉर्प के मैनेजमेंट से भी बात की। उनको यूएस से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और उन्होंने भी कहा है कि अगले 5 से 6 साल की उनकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। और वेल्सपन आप बता ही रहे हैं कि यहाँ पर 500 रुपये तक के टारगेट, लेकिन नज़रिया 1 से 2 साल, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ का है। छोटी अवधि के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये 2 स्टॉक पसंद आ रहे हैं मेरे दोनों ही मेहमानों को। आशीष, हमने देखा कि जो हॉस्पिटल जो स्टॉक्स है उनमें भी काफ़ी बज़ चल रहा है, मर्जर एक्विजिशन की बातें चल रही हैं, तो पूरा जो स्पेस है वो फ्लेवर में दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज निफ्टी के टॉप गेनर में सबसे ऊपर अपोलो हॉस्पिटल ही दिखाई देगा। क्या आपको लगता है कि ये स्पेस क्योंकि खबरों के दम पे बज़ कर रहा है, इसमें फिलहाल किसी को एंट्री करनी चाहिए? जी, इनमें फार्मा और हॉस्पिटल, ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जहां पर मेरा मानना है एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और अब निवेशक इस दोनों सेक्टर की तरफ बिल्कुल एक अच्छी एक्सपेक्टेशन से बाय कर रहे हैं। अब रीजन ये है कि कोविड के बाद जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल आ गया था पेशेंट्स के फुटफॉल में हॉस्पिटल्स का, वो खत्म हो रहा है और अब जैसे जो प्री कोविड टाइम था और जो ग्रोथ का फेज था, वही इन हॉस्पिटल्स में दोबारा से देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोबारा से सर्जरीज हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल मेरी सलाह रहेगी कि अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस हेल्थकेयर दोनों स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए और यहाँ से कम 10-1% की अपसाइड अगले 3-4 महीने में दोनों स्टॉक में आ जाएगी। फोर्टिस और अपोलो दोनों पर रखिए नज़र, 10% तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। नज़रिया 3 महीने तक का रखना चाहिए। पूरा स्पेस बजिंग है यहाँ पर और इसमें ये 2 स्टॉक सबसे ऊपर निकल कर आते हैं। टायर स्पेस भी काफ़ी बजिंग है और भारत की सबसे बड़ी टायर कंपनी एमआरएफ का शेयर जो है वो धीरे धीरे 1 लाख रुपए की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ 11 रुपए से शुरुआत के बाद करीब 30 साल में 1 लाख की तरफ कदम बढ़ाते इस शेयर पर खास रिसर्च लेकर आई है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम देखें तो एमआरएफ की बेहतरीन जर्नी रही है, बहुत ही बेहतरीन ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। 1993 में 11 रुपए पे स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी, उस दिन ये भाव देखने को मिला था और उसके बाद एक ज़बरदस्त रनअप इसमें हमने देखा है। इंडियन मार्केट्स में बात करें तो एक वो लौता काउंटर जो कि सबसे महंगे वैल्यू के लिहाज से एक शेयर अगर हम देखेंगे तो वो है एमआरएफ। हाल फिलहाल जो है हमने देखा है कि एमआरएफ तेज़ी में ज़रूर आया है पूरे टायर स्पेस के साथ साथ, और पहले इसकी जर्नी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़बरदस्त तेज़ी हमने 2009 से लेकर 2019 के बीच में देखी है, जहां पे कंपनी ने 3000 से भी ज़्यादा का रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और कई सारे इन्वेस्टर्स 1 लाख का जी हाँ ज़रूर वेट कर रहे हैं। अब अगर कुछ ट्रिगर्स की बात करें कि क्यों एमआरएफ को इतनी अच्छी वैल्यूएशंस मिलती हैं, तो इसका एकमात्र फैक्टर ये है कि कंपनी मार्केट लीडर है पूरे टायर स्पेस में, 25% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करती है और इसके मार्जिन्स भी अगर अन्य कंपनीज के मुकाबले देखें तो प्रीमियम पे ही पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल पूछे कि क्यों एमआरएफ का स्टॉक इतने महंगे वैल्यू पे देखने को मिलता है, तो आज तक कंपनी ने कोई भी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया और वो एक लौता कारण है एमआरएफ का इतना महंगा होने के लिए। अब अगर हम आने वाले ट्रिगर
की बात करें, क्योंकि एमआरएफ टू व्हीलर और साथ ही ट्रक सेगमेंट में जो है लीडर है ये दोनों ही मार्केट्स में, तो कहीं ना कहीं ये दो सेगमेंट्स थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आए थे। पर अब सीवी साइकिल जिस तरीके से ऊपर आ रही है, इसका फायदा एमआरएफ को होगा और टू व्हीलर में भी अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। ऐसा फाडा जैसी इंस्टीट्यूट भी अपना भरोसा जता रहे हैं, तो इसको लेकर एमआरएफ भी फोकस में है। इसके अलावा अगर हम देखें एमआरएफ की और कुछ वजहें, तो यहाँ पे कंपनी जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं पूरी टायर इंडस्ट्री के लिए वो फेवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। नेचुरल रबर और क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि Q1 FY23 के मुकाबले अब अगर हम देखेंगे तो 30% से भी ज़्यादा की वहाँ पे गिरावट हो गई है। तो कंपनी अपने मार्जिन्स में इसका एक पॉजिटिव फैक्टर भी ला सकती है। ऑल टाइम हाई से अभी भी काफ़ी दूर है, 98,000 से ऊपर का एक ऑल टाइम हाई था। हो सकता है स्टॉक वहाँ तक जाए, पर कहीं ना कहीं 1 लाख का भी इंतज़ार हमारे इन्वेस्टर्स को ज़रूर है इस पर। 1 लाख रुपए तक जाने की संभावना एमआरएफ में, ये खास रिसर्च दृष्टि लेकर आई है। लेकिन आशीष, आज की तारीख में देखें 85,000 रुपए से ऊपर का शेयर, एक शेयर लेने में ही जितना प्लान है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका हो जाए, क्या लेना चाहिए ऐसा शेयर आपको लगता है? देखिए, जब सबसे पहले टायर इंडस्ट्री की बात करें तो दो के लिए हेडविंड हो गए हैं। सबसे पहले तो ये जो इनपुट कॉस्ट उनके मार्जिन को बहुत अफेक्ट कर रही थी, वो अब कंट्रोल में आ गई है। दूसरा, जो ओईएम्स के सप्लायर ओईएम्स थे ऑटोमोबाइल कंपनी, वो रिसेशन में कई सालों से चल रही थी, तो अब वो वहां पे भी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इनफैक्ट ये सेक्टर अंडरडॉग सेक्टर है और आगे जाके काफी अच्छा चलता रहेगा। एमआरएफ की जहां तक बात करें तो एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर, बिल्कुल जैसा आपने कहा वैसा ही है। और जो मम्मन फैमिली है जो इसको ओन करती है, उनसे कहीं ज्यादा स्टेक इसमें पब्लिक के पास में। तो आज मैं देखता हूँ तो शायद 24-25% या 30% से कम स्टेक उनके पास में, और पब्लिक के पास में, आम जनता के पास में 43% स्टेक है। तो रियल जो सही देखा मायनों में जो वेल्थ क्रिएट हुआ है, जो लोग शेयर होल्डर है एमआरएफ के, वो फिनोमिनल रहा है। और मेरे यहाँ बिल्कुल मानना रहेगा कि अगले 1 साल में ये स्टॉक 1 लाख के 1,10,15,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि अब इंडस्ट्री के जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो इंडस्ट्री का मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। एमआरएफ की हिस्ट्री रही है कि वो वेल्थ क्रिएटर रहा है, उसने निवेशकों को अच्छा पैसा बनाकर दिया है। अगर आपको 85,000 रुपए प्रति शेयर का भाव ठीक लगता है तो खरीद सकते हैं शेयर को। उसके बाद इस शेयर में 1,10,000 से 1,15,000 तक जाने की संभावना भी है। लेकिन कई बार एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आपको सिर्फ शेयर की वैल्यू नहीं देखनी चाहिए, आपको ये प्राइस नहीं देखना चाहिए, माफ कीजिए, वैल्यू देखनी चाहिए कि वो कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 85,000 का शेयर है तो महंगा हो गया, हो सकता है इसके यहाँ से आगे बढ़ने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो इसलिए अपने वित्तीय सलाहकार से बात कीजिए और पता कीजिए कि एमआरएफ काफ़ी शानदार रिटर्न पिछले कुछ सालों में दे चुका है। कुछ ऐसे ही शानदार रिटर्न देने वाले स्टॉक्स और भी मेरे मेहमान आपको बताने वाले हैं। वक्त हो गया है कार्यक्रम में वीआईपी शेयर्स का। मंदार, आपसे करेंगे शुरुआत। बताइए कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स पर फोकस होगा आपका? सौमित्र, देखिए 2 स्टॉक्स हैं कि जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं फिलहाल बाजार में। पहला जो स्टॉक है वो एक्सिस बैंक है। ये शॉर्ट टर्म के व्यू से है। इसमें जो अंडर करंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। फिलहाल एक रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, 816 इस तरीके का एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही फास्ट मूव दिखा देगा 860 से लेके 867 की लेवल्स तक। इसलिए इसमें एक बाय बनता है। 800 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 860 का होगा। ये शॉर्ट टर्म व्यू है। और दूसरा जो स्टॉक है वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर से है। मंदार, आपका माइक फिर से म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, सुमित्र जी, देखिए दूसरा जो स्टॉक है वो TRIL है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। इसमें इन्वेस्टमेंट का व्यू बनता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 47-48 के लेवल्स पे, और ये एक इन्वेस्टमेंट था 13 सालों का। तो 13 साल के बाद ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक व्यू पॉजिटिव होगा। ये एक मल्टी बैगर बनने के चांसेस हैं, इसलिए इसमें एक इन्वेस्टमेंट का व्यू है। स्टॉप लॉस होगा 45 का, और 1 साल से 2 साल का अगर व्यू रखते हैं तो इसमें टारगेट होगा 87 का। बढ़िया। तो एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टॉक और एक ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया आप ले सकते हैं। 87 का टारगेट जो आपको दिख रहा है ये 1.5 साल का है। जल्दबाजी मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और फिर होल्ड कीजिए। एक्सिस बैंक में यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं, ये ट्रेडिंग का आइडिया जरूर है। स्टॉप लॉस लगाइए 800, टारगेट 860 का। आशीष, आपके कौन से आइडियाज होंगे?
एक लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप आइडिया है। तो लार्ज कैप आइडिया हुआ है सिप्ला। मेरा मानना है बिल्कुल बहुत बेहतरीन वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है। 2021 में इसका मुनाफा करीब 2400 करोड़ का था और 2024 में इसका मुनाफा करीब 4000 करोड़ रुपए का मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो क्या रीजन ये है, उन्होंने अपने जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस हैं उसका यूएस में उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इसके अलावा एंटी डायबिटिक ऑन्कोलॉजी और जो उनका रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स हैं वहां पर उनकी जो पोजीशनिंग है वो टॉप पोजीशनिंग बनी हुई है। तो जैसा मैंने कहा था, कोविड खत्म हो गया तो आपको रेगुलर जो डिसीजेज हैं और उस कंपनी जो उनकी दवाइयां बनाती हैं वो दोबारा से एक्शन में आएंगी। तो सिप्ला यहाँ पे से 20 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया। जरूर स्टॉक ने आज 52 का हाई टच किया है, बट आपको ऐसे नए हाईज आगे भी दिखाई देंगे। ऐसे ही एक स्मॉल कैप स्टॉक है हिल्टन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड। ये 80 रुपए का प्राइस है, 120 रुपए का 6 महीने का टारगेट रहेगा। और ट्रिगर ये कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है स्टील फोर्ज्ड प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं रेलवे में। तो इनको अभी बड़ा एक ऑर्डर मिला है रेलवे से फुल व्हील बनाने का भी। तो अब ये चूंकि रेलवे की तरफ से अब अग्रेसिव ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये कंपनी भी मुझे लगता है कि आगे जाके अच्छा करेगी। तो हिल्टन मेटल प्रोडक्ट में बाय की सलाह है। चलिए, हिल्टन मेटल प्रोडक्ट एक स्टॉक जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ सिप्ला में हमने अच्छी तेजी आते देखी, आज भी 5% ऊपर था। ये तेजी आगे भी जारी रहने की संभावना, इसमें भी आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार और आशीष, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। चलिए, कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए AG Now स्वदेश के साथ।